Hi, welcome to this session of practice of pronoun. Pronoun पर बेस्ड जो एरर्स है उसके प्रैक्टिस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोगों ने एरर्स डिस्कस किए थे। 30 क्वेश्चंस वे डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेशन। आज भी हम लोग 30 और अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही यूज़फुल होगा। यूज़फुल इन द सेंस कि यहाँ पे हम लोग प्रोनाउन के अप्लाइड पार्ट को जानेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन पे। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस दैट हैज़ एवर बीन मेड बाय यू। वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि एरर्स को बनाने के लिए एक ज़रूरी जो चीज़ होती है वो होती है सेंटेंस को पढ़कर ठीक से समझना। Comprehending the sentence is a very important part of dealing with spotting errors. अगर तुम ठीक से उसको समझ जाते हो तो 60% या 70% तुम्हारा काम हो जाता है। ये एक सिंपल सेंटेंस है। This is one of the best suggestions that has ever been made by you. जो सुझाव तुमने अभी दिया ये तुम्हारे द्वारा दिए गए सबसे अच्छे सुझावों में से एक है। अब यहाँ पे अगर सेंटेंस को हम समझ गए तो फिर रिलेटिव प्रोनाउन पे फोकस करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ पे है। रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर दैट है। दैट किसके लिए यूज़ किया गया है? सजेशंस के लिए यूज़ किया गया है और सजेशंस चूँकि प्लूरल है इसीलिए इसके हिसाब से बताया था कि जब एंटीसीडेंट प्लूरल होता है तो उसके बाद आने वाला वर्ब भी प्लूरल होता है। यहाँ पे हैज़ की जगह पे होना चाहिए हैव। ठीक है, इसीलिए एरर किस पार्ट में होगा? एरर लाइज इन पार्ट 3। पार्ट 3 में एरर है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, उसके पहले आने वाला जो एंटीसीडेंट सजेशंस है प्लूरल है तो उसके हिसाब से हैज़ नहीं होगा बल्कि हैव होगा। तो ये था क्वेश्चन 1। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज द ओनली ऑफ हिज कॉमेंट्स दैट डिजर्व आवर अटेंशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंस है। फर्स्ट यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या था? इसमें है वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस। इस वाले में था वन ऑफ द प्लस नाउन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था? यहाँ पे हैज़ को बना दिया था हैव। बट कमिंग टू क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 में थोड़ा डिफरेंस है। देखो वहाँ पे था क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे था वन ऑफ द बेस्ट सजेशंस। इस केस में हम लोगों ने क्या किया था? वर्ब को बनाया था वर्ब इज प्लूरल। ठीक है, इसको ठीक से समझना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और अगर एग्जाम में आ गया आइडिया नहीं होगा तो डेफिनेटली ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? ओनली ऑफ हिज कमेंट्स। दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे है ओनली ऑफ हिज कमेंट्स। ओनली की वजह से इसको हम लोग मानते हैं सिंगुलर और जब ये सिंगुलर है तो इसके लिए हमारा वर्ब क्या होगा? हमारा वर्ब भी होगा सिंगुलर। देखो वन ऑफ द जब है तब तो ये प्लूरल है और इसके हिसाब से वर्ब भी प्लूरल है। बट यहाँ पे चूंकि ओनली है, ओनली इस पूरे एक्सप्रेशन को एकदम सिंगुलर बना देता है और इसी सिंगुलर के हिसाब से हम लोग वर्ब को सिंगुलर रखते हैं। देन कमिंग टू दिस, यहाँ पे डिजर्व आवर अटेंशन, हमारा ध्यान आकर्षित करता है, करने की क्षमता रखता है या उस लायक है। डिजर्व करना का मतलब लायक बनना। तो यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद आने वाला वर्ब क्या है? डिजर्व है। डिजर्व प्लूरल है, चूंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ है इसीलिए ये प्लूरल है। इसका सिंगुलर क्या बनेगा? इसका सिंगुलर बनेगा डिजर्व्स। एस लगा देने से इसका सिंगुलर बन जाएगा। सो दिस इज द
एरर, और इसीलिए एरर किस पार्ट में है, पार्ट 4 में। 4 इज द आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3, he asked me whether either of the students is in the class। यहाँ पर उसने मुझसे पूछा कि क्या कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट क्लास में है। अगर क्लास है तो नॉट नेसेसरी कि 2 ही बच्चे होंगे, और चूंकि 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं, 2 के लिए हम लोग यूज करते हैं इधर, बट क्लास है इसमें मोर देन 2 ही होंगे, ऐसा हम लोग सपोज करके चलेंगे, मोर देन 2 होंगे। तो इसीलिए इधर जो यूज किया गया है ये रॉन्ग है। इन प्लेस ऑफ इधर इट शुड बी एनी ऑफ द स्टूडेंट्स इज इन द क्लास। तो एरर किस पार्ट में है, एरर यहाँ पे पार्ट 2 में है। यहाँ पे इधर की जगह पे होगा एनी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वन ऑफ देम हैज गिवन अप वंस स्टडीज। ये भी बहुत, दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पहले भी एरर्स आए थे कि वन के साथ हम लोग पजेसिव डिग्री, पजेसिव केस क्या यूज करते हैं, वन का वंस, ठीक है। बट अगर इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तब तुमको ये बिल्कुल सही दिखेगा कि सर यहाँ पर 1 है और 1 के हिसाब से यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव वंस यूज किया गया है। बट एक बार फिर से हम लोग गौर करके देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 1 है या उसके साथ और भी कुछ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है वन ऑफ देम। इसको समझने की ज़रूरत है कि वन ऑफ देम क्या मीन करता है, वॉट डज दिस रेफर टू, किस चीज़ को बताता है। तो वन ऑफ देम को हम लोग कह सकते हैं कि ये ही या शी को दिखाता है। तुम्हारा क्वेश्चन होगा कैसे, बताइए। देखो, मान लो कि कुछ लोग वहाँ पे खड़े हैं और हम बात करते हैं उन लोगों को दिखाकर कि उनमें से एक, अगर एक को अलग कर दोगे और वो तुमसे डिस्टेंस पे खड़ा है तो क्या बोलोगे, ही बोलोगे, या अगर लड़की है तो क्या बात करेंगे वहाँ पे कि शी। तो इसीलिए वन ऑफ देम, देम का या दे का सिमिलर क्या होगा, ही होगा या शी होगा। इसीलिए यहाँ पे हम मानते हैं कि ये ही या शी हो सकता है। और अगर ये ही या शी है तो यहाँ पे वंस की जगह पे हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव, या तो हिज या हर। सो दिस इज रॉन्ग, वंस का यूज़ करना गलत है। इसको सही करके लिखना पड़ेगा हिज या हर, और मेरा आंसर होगा 3। समझ गए। एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे सिर्फ 1 नहीं है, जैसे वन शुड फोकस ऑन हिज वर्क, यहाँ पर 1 है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वन ऑफ देम है विच इज़ इक्विवेलेंट टू ही और शी। और ही और शी चूँकि सिंगुलर माना जाता है, ही के लिए हिज और शी के लिए हम लोग हर यूज़ करते हैं एज a possessive adjective. So this is the concept behind question number 4. Then we come to question number 5. The moon may be the best place to look for the aliens. Sentence को ठीक से पढ़ना, थोड़ा लंबा sentence है। The moon may be the best place to look for the aliens as their footprints on their surface would last for long than radio signals. मून की सतह एक ऐसी जगह है जहाँ से एलियन का मतलब जो विदेशी, जो दूसरे लोग के प्राणी होते हैं उनको हम लोग कहते हैं एलियन। तो उनको लोकेट करने के लिए या उनका पता लगाने के लिए ये मून का जो सरफेस है वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मून के सरफेस पे जो फुटप्रिंट्स होता है वो ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, यहाँ तक कि रेडियो सिग्नल से भी ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज़ किया गया है, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव जो देयर यूज़ किया गया है, ये किसके लिए यूज़ किया गया है, ये यूज़ किया गया है
एलियंस के लिए, ठीक है। किनके फुटप्रिंट्स? तो एलियंस के फुटप्रिंट्स। और किसके धरातल पर? सरफेस का मतलब धरातल होता है। किसके धरातल पर? तो मैंने एक्सप्लेन किया, चांद के धरातल पे। तो मून के लिए क्या यूज किया गया? दियर। ये गलत है, मून के लिए दियर यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग इट्स यूज करेंगे। दियर तो प्लूरल है ना, मून चूंकि सिंगुलर ऑब्जेक्ट है इसीलिए यहाँ पे हम लोग इट्स यूज करेंगे। तो एरर यही है, दियर नहीं होगा, इन प्लेस ऑफ दियर इट शुड बी इट्स। तो एरर किस पार्ट में आया? एरर पार्ट 3 में आया। ठीक से देख लो, ये लंबा सेंटेंस है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, चूंकि दो पॉजेसिव एडजेक्टिव्स बिल्कुल नज़दीक में हैं और उनके बीच में तुमको डिस्टिंग्विश भी करना है। सो दिस इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। She was told to give the award to the person whom she thought had done the most. ये वाला बेस्ड है whom और who पर। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम लोग पहले सेंटेंस को समझते हैं। उसको she was told to give the award, उसको ये बताया गया कि अवार्ड वो किस व्यक्ति को देगी, किस व्यक्ति को देना है उसे? The person who she thought had done the most for the downtrodden। यहाँ पे downtrodden का मतलब होता है गरीब या दबे कुचले लोग। समाज का वह वर्ग जो दबा कुचला है उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं downtrodden। तो किसको देना है अवार्ड? किसको देना है? जिसने इन लोगों के लिए सबसे अच्छा काम किया हो। तो she thought had done the most for the downtrodden। यहाँ पर डिसाइड करना है कि whom होगा या who होगा। अब इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं वर्ब से। इस वर्ब से इसको कनेक्ट करेंगे, had done। अब तुम लोग बताओ कि यहाँ पे who had done सही होगा या whom had done सही होगा। यहाँ पे had done ये वर्ब है, तो वर्ब के पहले क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट आना चाहिए या ऑब्जेक्ट आना चाहिए? डेफिनेटली यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे तो सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज़ होगा? हु। तो यहाँ पर जो whom लिखा हुआ है ये गलत है, इन प्लेस ऑफ whom इट शुड बी who। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। कोई डाउट? वहाँ से हम लेके आते हैं, इसको थोड़ी देर हाइड कर देते हैं शी थॉट को, और सेंटेंस को यहाँ से यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। हु हैड डन द मोस्ट, द पर्सन हु हैड डन द मोस्ट। तो इसीलिए यहाँ पे हु सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप अस फिट। ठीक है, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट याद करो जिसे मैंने बताया था कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके बाद हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं। कीप भी उसी तरह का वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। जबकि यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? अस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है जो कि गलत है। ऑब्जेक्टिव की जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, तो वी के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? आवर सेल्व्स। वी मस्ट टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू कीप आवर सेल्व्स फिट। हम लोगों को नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए अपने को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए। सो द आंसर इज 4, अस की जगह पे आवर सेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Question 8, that makes people tense is actually a mystery which is difficult to unfold। Actually का मतलब वास्तव में, एक अच्छा वर्ड actually वास्तव में, mystery का मतलब होता है रहस्य के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं mystery। सेंटेंस का मीनिंग है
कि कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या कौन सी ऐसी चीज़ है जो लोगों को वास्तव में टेंस बना देती है। टेंस का मतलब यहाँ पे तनावग्रस्त होगा, टेंस का मतलब काल नहीं, यहाँ पे मतलब है तनावग्रस्त। तो कौन सी चीज़ ऐसी है जो व्यक्ति को तनावग्रस्त बना देती है, ये मुश्किल है इसका पता लगाना। अनफोल्ड का मतलब मिस्ट्री इज अनफोल्डेड, रहस्य जो है, रहस्य का पता लगाने के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं अनफोल्ड, ये मुश्किल है। तब यहाँ पे देखते हैं कि जो सेंटेंस शुरू हुआ है ये दैट यहाँ पे सही है या यहाँ पे हम लोग व्हाट से शुरू करें। व्हाट का मतलब क्या, लोगों को क्या ऐसी चीज़ है जो लोगों को तनावग्रस्त बनाती है, तो दैट से जो सेंटेंस शुरू किया गया है ये रॉन्ग है। इन प्लेस ऑफ दैट इट शुड बी व्हाट। सो आंसर इज 1। आंसर टू क्वेश्चन 8 इज 1। यहाँ पे दैट की जगह पे व्हाट होगा। क्या लोगों को बनाती है। क्वेश्चन नंबर 9, the chairman of all large public sector banks met with senior RBI officials। यहाँ पे इस पे ध्यान देना, इस पे भी ध्यान देना कि बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, उसके जो चेयरमैन हैं, यहाँ पे प्लूरल यूज़ किया गया है चेयरमैन, उन लोगों ने किससे मुलाकात की, आरबीआई के अधिकारियों से। ऑफिशियल्स का मतलब यहाँ पे अधिकारी होता है, ऑफिसर का मतलब भी अधिकारी और ऑफिशियल का मतलब भी अधिकारी। तो सीनियर मतलब आरबीआई के वरीय अधिकारियों से उन लोगों ने मुलाकात की टू गिव हिज सजेशंस अबाउट इम्प्लीमेंटिंग द न्यू पॉलिसी। और मकसद क्या था कि वे जो चेयरमैन थे वे लोग अपनी राय देने के लिए इन आरबीआई के ऑफिशियल से मिले। किस बारे में कि जो नई नीति आई है, आरबीआई ने जो नई पॉलिसी लॉन्च की है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब उसको कैसे लागू किया जाए। इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करना। अब यहाँ पे देखते हैं कि सजेशंस कौन दे रहे हैं, तो ये चेयरमैन दे रहे हैं सजेशंस। चेयरमैन सिंगुलर है कि प्लूरल है, डेफिनेटली ये प्लूरल है, यहाँ पे मैन लगा हुआ है इसीलिए ये प्लूरल है। उसके अलावा ये बैंक्स के चेयरमैन हैं, अलग अलग बैंक के अलग अलग होते हैं। तो चेयरमैन के लिए हम लोग यहाँ पे सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव जो हिज है ये गलत यूज़ किया गया है। इसकी जगह पे क्या यूज़ करना चाहिए, वी शुड यूज़ दियर। तो अगर दियर यूज़ करेंगे तो ये सही होगा। आंसर किस में है, द आंसर लाइज इन पार्ट 3 ऑफ द सेंटेंस, एरर इसी में है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। देन वी कम टू क्वेश्चन 10। ये वाला भी उसी तरह से है जैसे अभी हम लोगों ने 1-2 क्वेश्चन पहले देखा। कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जैसा क्वेश्चन 8 था उसी तरह का क्वेश्चन 10th भी है बिल्कुल। इसमें देखो क्या है, विच रियली एगोनाइजेज। एगोनाइज का मतलब होता है पीड़ा पहुंचाना। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो उन लोगों को वास्तव में पीड़ा पहुंचाती है, और वो चीज़ है क्या, इज द प्रेजेंस ऑफ एन अनवांटेड एंड अनस्क्रूपुलस मेंबर ऑन द पैनल। अनवांटेड का मतलब हम जिसको नहीं चाहते हैं, अवांछनीय के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं अनवांटेड, अवांछनीय। और अनस्क्रूपुलस जो अच्छा आदमी नहीं होता, मतलब खराब व्यक्ति के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं खराब व्यक्ति, अनस्क्रूपुलस पर्सन, जिसको कि हम लोग पसंद नहीं करते, उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है अनस्क्रूपुलस। तो यहाँ पर विच जो यूज़ किया गया है ये गलत है। विच का मतलब तो जो होता है ना, यहाँ पे हमको चाहिए क्या या कौन सी चीज़, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे what। तो which has been wrongly used, in place of which it should be what। so answer is 1। और एरर किस पार्ट में था, एरर 1 में था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11,
इट बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रीक्वेंटली एब्सेंट, ये वाला हम लोगों ने डिस्कस किया था, कॉन्सेप्ट में भी बताया था, और एरर्स भी आया था जो कि इसके पहले वाले वीडियो में है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर प्रोनाउन ही को टिक करते हैं, मीन्स सम पर्सन इज इन्वॉल्व हियर, किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, लिविंग पर्सन के बारे में बात की जा रही है, इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर इट यूज़ नहीं करेंगे। इट नॉन लिविंग चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, तो ही के हिसाब से हम लोग यहाँ पर ही यूज़ करेंगे। अब देखते हैं सेंटेंस क्या बनता है। ही बीइंग वेरी ऑफन इल एंड फ्रीक्वेंटली एब्सेंट, उसके बारे किसी के बारे में कहा जा रहा है कि वह अक्सर चूंकि बीमार रहता है और बार बार अनुपस्थित भी रहता है, इसीलिए ही हैड नो अपॉर्चुनिटी टू फिनिश हिज वर्क, इसीलिए उसको अपना काम करने का मौका ही नहीं मिल पाता। दिस इज द सेंटेंस। यहाँ पे गलती कहाँ पे है? जो शुरू में लिखा गया है इट, वो गलत है। इन प्लेस ऑफ इट वी शुड स्टार्ट द सेंटेंस विद ही। सो एरर किस पार्ट में था? एरर वॉज फाउंड इन पार्ट 1 ऑफ द सेंटेंस। ये था क्वेश्चन 11। नाउ वी कम टू क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 ये थोड़ा लंबा है। पीपल हुम परफॉर्मेंस पिक्स इन द मॉर्निंग आर बेटर पोजिशन फॉर करियर सक्सेस। कहता है कि वैसे लोग जिनका परफॉर्मेंस मॉर्निंग में ही पिक करता है, ऊंचाई पे पहुंच जाता है, तो सफलता, करियर में सफलता पाने के लिए की संभावना उनकी ज़्यादा रहती है, उनकी पोजीशन अच्छी रहती है, बिकॉज दे आर मोर प्रोएक्टिव दैन दोज हु आर एट देयर बेस्ट इन द इवनिंग। क्योंकि वो शुरू से ही एक्टिव हो जाते हैं, सुबह से ही, पहले से ही, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं प्रोएक्टिव। अब लोग, वे लोग जिनका परफॉर्मेंस, यहाँ पे हमको चाहिए वर्ड क्या चाहिए? जिनका, जबकि हुम का मतलब होता है जिनको। ठीक है, तो जिनका के लिए हमको यूज करना पड़ेगा हुज परफॉर्मेंस। हुम जो यूज किया गया यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होना चाहिए हुज। पीपल हुज परफॉर्मेंस पिक्स इन द मॉर्निंग। सो द आंसर इज 1, पार्ट 1 में एरर है। यहाँ पे हालांकि और इस सेंटेंस को और भी हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। पीपल के पहले द भी लगा सकते हैं, चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन पीपल और डेफिनेट पीपल जिनका परफॉर्मेंस मॉर्निंग में अच्छा होता है, तो वहाँ पे हम लोग पीपल के पहले द भी यूज़ कर सकते हैं। तो दो गलतियाँ यहाँ पे देखी गई, वैसे एक ही पार्ट में है, इसीलिए आंसर मेरा होगा 1। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 को डिस्कस कर लिए थे, क्वेश्चन 11। देन वी कम टू क्वेश्चन नंबर 13। द कंज्यूमर फोरम डायरेक्टेड द पावर कॉरपोरेशन, पहले एक बार पढ़ते हैं यहाँ पे। कंज्यूमर फोरम, उपभोक्ता मंच जिसको कहा जाता है, उपभोक्ता फोरम, उसने निर्देश दिया पावर कॉरपोरेशन को टू कॉम्पेंसेट ए कॉम्प्लेनेंट। यहाँ पे कॉम्पेंसेट का मतलब होता है मुआवजा देना, इसी से वर्ड बनता है कॉम्पेंसेशन। मुआवजा देना है, किसको देना है? एक कॉम्प्लेनेंट को। यहाँ पे एक वर्ड है कॉम्प्लेनेंट। कॉम्प्लेनेंट मीन्स शिकायतकर्ता। फॉर द इनकन्वीनियंस, ये वाला वर्ड भी अच्छा है, बहुत कॉमन वर्ड है। इनकन्वीनियंस इज रिग्रेटेड, असुविधा। एंड मेंटल एगोनी, देखो वही वाला वर्ड यहाँ पर भी आया, मेंटल एगोनी मीन्स मानसिक पीड़ा। जब भी किसी उपभोक्ता या ग्राहक को परेशानी होती है तो वो क्या केस फाइल करता है कि मेंटल एगोनी सफ़र करना पड़ा। सफ़र का मतलब होता है पीड़ित होना, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफिशियल्स इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड। इसकी वजह क्या थी? चूँकि बिजली विभाग के जो, यहाँ पे पावर का मतलब बिजली से है, उसके जो अधिकारी थे, ऑफिशियल्स का मतलब अधिकारी, उनका जो रवैया था, एटीट्यूड मीन्स रवैया, उनका जो रवैया था या उनकी जो मनोवृत्ति थी वो गैर जिम्मेदाराना थी। अब देखते हैं कि यहाँ पे एरर किस पार्ट में है। सेंटेंस का मीनिंग मैंने तुम लोगों को बता दिया। द कंज्यूमर फोरम डायरेक्टेड द पावर कॉरपोरेशन
to compensate a complainant for the inconvenience and mental agony that he had to suffer। यहाँ पे बहुत ही अच्छा एरर, ये बैंक पीओ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, यहाँ पे दैट यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले एंटीसीडेंट क्या है? एगनी है। एगनी इज ए नॉन लिविंग थिंग, और उसके लिए हम लोग यूज करते हैं विच। तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि दैट को भी तो सर हम लोग कभी कभी यूज करते हैं नॉन लिविंग चीज़ों के लिए, बट उसके लिए सर्टेन कंडीशंस है जो कि हम लोगों ने कॉन्सेप्ट 11 में पढ़ा है, और उनमें से कोई भी कंडीशन यहाँ पे लागू नहीं होता। इसीलिए वी आर कंपेल्ड टू यूज विच हियर। यहाँ पे विच ही यूज होना चाहिए, दैट गलत है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन को रिप्लेस अगर विच से करेंगे देन दिस सेंटेंस विल बिकम ग्रामेटिकली करेक्ट। सो द एरर इज इन पार्ट 3 एंड द आंसर इज 3। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, the man who is perpetually hesitating which of the two things he will do first will ultimately do either। वैसा व्यक्ति, एक वर्ड है परपेचुअली। परपेचुअल का मतलब होता है शाश्वत। शाश्वत का मतलब हमेशा चलने वाला। जैसे मीटिंग एंड सेपरेशन इज ए परपेचुअल ट्रेडिशन, शाश्वत, हमेशा चलने वाला। तो वैसा व्यक्ति जो हमेशा हिचकिचाता रहता है कि दो में से किस काम को पहले करें, विच ऑफ द टू थिंग्स ही विल डू फर्स्ट, तो वैसा व्यक्ति दोनों में से कोई काम नहीं कर पाता। तो यहाँ पे निगेटिव सेंस में यूज करना है। इधर का निगेटिव वर्ड क्या है? दो में से कोई। ये तो पॉजिटिव है ना, इधर दो में से कोई भी नहीं, तो यहाँ पे हम लोग इधर की जगह पे यूज करेंगे नीदर। नीदर यहाँ पे सही वर्ड होगा, जबकि यूज क्या किया गया है? यूज किया गया है इधर। तो इसीलिए आंसर है पार्ट डी में। यहाँ पे देखते हैं एक वर्ड और है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः या आखिरकार, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अल्टीमेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं। राम विल बी सस्पेंडेड बिकॉज ही ओपनड एन अकाउंट विदाउट ऑब्टेनिंग नन ऑफ द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे देखते हैं क्या एरर है। राम को सस्पेंड क्यों कर दिया गया? क्योंकि उसने एक ऐसा खाता खोल दिया जिसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी आवश्यकताएं थी, उसको उसने पूरा नहीं किया। यहाँ पर विदाउट यूज किया गया है निगेटिव सेंस में। जब विदाउट निगेटिव सेंस में यूज किया गया तो दो निगेटिव वर्ड को एक साथ यूज करना सही नहीं है। यहाँ पे नन को जो यूज किया गया है ये गलत है। तो नन का पॉजिटिव क्या होगा? अगर पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव के साथ पॉजिटिव रखेंगे तब सही होगा। विदाउट और नन एक साथ नहीं आएगा। तो नन के लिए पॉजिटिव वर्ड क्या है? एनी है। तो ये एनी यहाँ पर सही है। इन प्लेस ऑफ नन वी शुड प्लेस एनी इन पार्ट 3, और तभी ये सेंटेंस सही होगा। इसीलिए एरर किस पार्ट में था? एरर पार्ट 3 में था, और ये आंसर भी मेरा यही होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Corruption costs the economy about 3% of the GDP every year. What is almost equal to the amount spent on education. करप्शन की वजह से, बहुत अच्छा फैक्ट है ये, करप्शन की वजह से हमारी जो इकॉनमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसको कितनी कीमत चुकानी पड़ती है? 3% ऑफ द GDP। 3% ऑफ द GDP वो चला जाता है करप्शन की वजह से। और ये जो राशि है ये किसके बराबर है? ये लगभग उस राशि के बराबर है जो हमारी शिक्षा पर खर्च किया जाता है। तो दिस इज़ अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेंटेंस फॉर अस। अब इसमें एरर कहाँ पे है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ किया गया है व्हाट, किस चीज़ के लिए? 3% ऑफ द GDP एवरी ईयर। GDP प्रत्येक साल जो GDP है उसका 3%, जो कि लगभग बराबर है।
तो जो के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, जो के लिए रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग विच यूज़ करेंगे। यहाँ पे जो वॉट यूज़ किया गया है ये गलत है। इन प्लेस ऑफ वॉट वी शुड यूज़ विच। तो आंसर कहाँ पे है, आंसर पार्ट 3 में है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। देन वी कम टू क्वेश्चन 17। कीपिंग इन माइंड द राइवलरी। राइवलरी का मतलब होता है एक तरह की दुश्मनी। एनमिटी के लिए वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, प्रतिद्वंदिता के लिए वर्ड यूज़ करते हैं राइवलरी। तो विनोद और सचिन के बीच में जो प्रतिद्वंदिता है, दुश्मनी टाइप की चीज़ है, इसीलिए मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने उन लोगों को 2 अलग अलग टीमों को दिया, आवंटित किया। असाइन का मतलब सुपुर्द करना भी हो सकता है, तो वहाँ पे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं असाइंड हिम टू 2 डिफरेंट टीम्स। अब यहाँ पे देखते हैं कौन लोग इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे विनोद एंड सचिन सिंगुलर है या प्लूरल है, 2 लोग हैं तो ये प्लूरल है ना, तो इसीलिए उन लोगों के लिए हिम जो यूज़ किया गया ये गलत है। इन प्लेस ऑफ हिम इट शुड बी देम। चूंकि 2 लोग हैं इसीलिए देम यूज होगा। एरर किस पार्ट में देखा गया, पार्ट 3 में देखा गया। सो द आंसर टू क्वेश्चन 17 इज 3। इस तरह से प्रोनाउंस के एरर्स को किया जा सकता है। जो भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी तक सीखे हैं उसको ध्यान में रखना पड़ेगा, और न सिर्फ ध्यान में रखना पड़ेगा बल्कि सेंटेंस को देखते के साथ उसके मीनिंग को अच्छे तरीके से समझना होगा, और तब जो भी नॉलेज हमारे दिमाग में है प्रोनाउन से रिलेटेड उसको तुरंत अप्लाई करना पड़ेगा कि कहाँ पर गलती दिख रही है और उसको हम लोग कैसे करेक्ट कर सकते हैं। और यही प्रैक्टिस से इसमें परफेक्शन लाया जा सकता है कि जैसे ही क्वेश्चन दिखे समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें एरर कहाँ पे होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। Question 18. These rules were created to protect the interests of students who live away from home and have no local guardian. ये जो नियम हैं ये किसके लिए बनाए गए हैं, उन स्टूडेंट के लिए बनाए गए हैं जो अपने घरों से दूर रहते हैं और उनका कोई स्थानीय अभिभावक भी नहीं है, उसके लिए ये सेंटेंस लिखा गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक वर्ड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि भी होता है और एक स्वार्थ भी होता है, हित भी होता है। देयर आर 2-3 मीनिंग्स टू दिस वर्ड इंटरेस्ट। ठीक है, प्रोटेक्ट का मतलब होता है बचाना या रक्षा करना। तो यहाँ पर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि जो स्टूडेंट यूज़ किया गया है और उसके बाद जो रिलेटिव प्रोनाउन है, थोड़ा देखना टेक्निकल है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला जो वर्ब है इसको भी हम कंसीडर करेंगे। ये वर्ब क्या है, लीव यहाँ पे प्लूरल वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है। द वर्ब इज़ प्लूरल। उसके पहले क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है हु, और हु के पहले आने वाला एंटीसीडेंट स्टूडेंट है। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्लूरल वर्ब हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब एंटीसीडेंट उसका प्लूरल होता है। यानी कि यहाँ पे स्टूडेंट जो यूज़ किया गया है ये गलत यूज़ किया गया है, यहाँ पे होना चाहिए था स्टूडेंट्स। और वास्तव में घर से दूर रहने वाला कोई एक विद्यार्थी तो होता नहीं है, घर से दूर रहने वाले कई विद्यार्थी होते हैं, और इसीलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स जो यूज़ किया गया, जो स्टूडेंट जो वर्ड यूज़ किया गया ये गलत है, उसमें एस जोड़ना होगा। इट हैज़ टू बी प्लूरल, और चूंकि वो प्लूरल होगा तो इसीलिए ये वर्ब भी लीव सही यूज़ किया गया है। सो द आंसर इज 3। पार्ट 3 में एरर था और मेरा आंसर भी है 3। तो ये एक अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें अगर एक झटके में पढ़ा जाएगा तो हो सकता है कि हम एरर्स नहीं खोज पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन पे, जो कि हु सही यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो हु की जगह पे हु तो सही यूज़ किया गया है, बट स्टूडेंट की जगह पे यहाँ पे होगा स्टूडेंट्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या है, नोबडी इन द बस ऑफर टू गिव देयर सीट टू द एल्डरली लेडी हु हैड टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस।
बस में क्या होता है, बस में जिसको सीट मिल गया वो सिकंदर आराम से बैठ जाता है, फिर ध्यान नहीं देता कि कौन लोग खड़े हैं नहीं हैं। तो एक वृद्ध महिला, एक थोड़ी सीनियर लेडी भी खड़ी थी और उनको कोई अपनी सीट नहीं दे रहा था। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। और उस महिला को लंबी दूरी भी तय करनी थी, ऐसा नहीं था कि इस स्टॉप पे चढ़ी अगले स्टॉप पे उतर गई, लेकिन फिर भी कोई अपनी जगह या सीट देने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, नो बॉडी। नो बॉडी क्या होता है, नो बॉडी इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। बॉडी है ना, तो नो बॉडी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके हिसाब से आने वाला जो वर्ब भी होगा वो भी सिंगुलर होगा। तो खैर यहाँ पर तो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, यहाँ पे V2 यूज़ किया गया है। तो V2 में हम लोग ये पता नहीं लगा सकते कि वर्ब सिंगुलर है या प्लूरल है, बट फिर क्या है, उसके बाद हम लोग प्रोनाउन पे या अगर पजेसिव एडजेक्टिव है तो उस पर ध्यान देते हैं। यहाँ पे दिखा दियर, तो नोबडी के हिसाब से दियर यूज़ करना गलत है, ये गलत यूज़ किया गया है। यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे हिज। नोबडी इन द बस ऑफर टू गिव हिज सीट टू द एल्डरली लेडी। सो द आंसर लाइज इन पार्ट 2। पार्ट 2 में आंसर है और यही मेरा आंसर भी होगा क्वेश्चन नंबर 19 का। देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन 20। और 20 में क्या है देखते हैं। काफ़ी लंबा सेंटेंस है, बट एरर कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा, हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। बट यू विल हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड द सेंटेंस फर्स्ट। विथ सेल ऑफ ब्रांडेड और प्रीमियम पेट्रोल बिकमिंग ऑलमोस्ट नेल। कहता है कि प्रीमियम पेट्रोल या ब्रांडेड पेट्रोल जो है उसका सेल लगभग ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? ड्यू टू हाई ड्यूटीज़, चूँकि उस पर जो टैक्सेस लगते हैं सरकार के द्वारा वो काफ़ी हाई हैं। एक गवर्नमेंट अपॉइंटेड पैनल, सरकार को इससे चिंता हुई और सरकार ने एक पैनल नियुक्त किया कि इसके बारे में बताइए। तो उस पैनल ने अपनी अनुशंसा क्या दी? रिकमेंड का मतलब होता है अनुशंसा करना। उस पैनल ने अपनी अनुशंसा में बताया कि उस पेट्रोल का दाम घटा दिया जाए, यहाँ पे नहीं, एक्साइज ड्यूटी को घटा दिया जाए, जो उत्पाद शुल्क लगता है उस पेट्रोल पे उसको घटा दिया जाए। ड्यूटी टू मेक देम एट पार विद रेगुलर फ्यूल। और तब वो जो ईंधन होगा, वो जो पेट्रोल होगा, वो नियमित ईंधन के मुकाबले आ पाएगा। तो किसकी एक्साइज ड्यूटी घटानी चाहिए? उस पेट्रोल की, जो प्रीमियम पेट्रोल है उसकी एक्साइज ड्यूटी घटानी चाहिए, ताकि वो रेगुलर फ्यूल के बराबरी में आ पाए। अब यहाँ पे जो पेट्रोल है, इस नाउन को यहाँ पे रिप्लेस किया गया है प्रोनाउन देम से। ये सही है क्या? पेट्रोल अपने आप में सिंगुलर नाउन है, उसके लिए देम का यूज़ किया जाना गलत है। इन प्लेस ऑफ देम इट शुड बी इट टू मेक इट एट पार विद रेगुलर फ्यूल। ये बहुत ही, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन आई शुड से। इसको ठीक से एक बार फिर से पढ़ लो। और इसमें एरर खोज पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन था, काफ़ी लंबा सेंटेंस था और कॉम्प्लेक्स भी था, इसीलिए इसमें एरर खोजना थोड़ा मुश्किल था। बट मैंने यहाँ पे एरो से दिखाया कि जो पेट्रोल है उसके लिए यहाँ पर आके प्रोनाउन यूज़ किया गया है देम, जो कि गलत है। इन प्लेस ऑफ देम इट शुड बी इट, राइट। देन वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। सूफी सिंगर उस्ताद प्यारे लाल वाडली that was one of the singers of the Wadley Brothers group। प्यारे लाल वाडली की बात की गई है, जो वाडली ब्रदर्स ग्रुप के एक, उस ग्रुप में कई सिंगर्स थे, उनमें एक ये भी थे, प्यारे लाल वाडली भी उसी में से एक थे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन दैट है वो किसके लिए यूज़ किया गया? प्यारे लाल वाडली के लिए। और ये एक पर्सन है, तो पर्सन के साथ इस केस में
कभी कभी यूज़ किया जाता है दैट, बट इस केस में वो कंडीशन नहीं है, तो दैट का इस्तेमाल गलत किया गया है। इन प्लेस ऑफ दैट इट शुड बी हु। तुम्हारे मन में आएगा कि सर एक बार तो आप बताए थे आपने कॉन्सेप्ट 11 में, जहाँ पे आपका एग्जाम्पल भी था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज़ द बेस्ट एक्टर आई हैव एवर सीन। तो वहाँ पे तो सर आपने बीच में दैट लगाया था, तो वहाँ पे दैट क्यों लगा था? वहाँ पे मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री चूँकि यूज़ किया गया था, इसीलिए वहाँ पर दैट लगाया गया था। बट यहाँ पे वो स्थिति नहीं है, दैट कंडीशन डज नॉट एग्जिस्ट हियर, इसीलिए यहाँ पे दैट की जगह पे हु लगेगा। और एरर किस पार्ट में है? पार्ट 1 में एरर है। सेंटेंस का मीनिंग एक बार देख लेते हैं। उस्ताद प्यारे लाल वाडली एक सूफी सिंगर हैं जो कि वाडाली ब्रदर्स ग्रुप के सिंगर थे। उस ग्रुप में कई सिंगर्स थे, उनमें से एक सिंगर उस्ताद प्यारे लाल वाडली भी थे। अमृतसर में उनकी 75 साल की अवस्था में मृत्यु हो गई, और मृत्यु का कारण क्या था? कार्डियक अरेस्ट था। कार्डियक अरेस्ट मीन्स हृदय गति रुक जाना। So this is the meaning of this sentence 21, and the answer is 1. Next question number 22. ये भी काफ़ी लंबा सेंटेंस है, आराम से पढ़ के समझने की ज़रूरत है और देखना है एरर कहाँ पे मिलता है। A statue of PM Narendra Modi in a Shiv temple in Uttar Pradesh's Kaushambi district was found damaged on Thursday. कौशंबी एक जगह है उत्तर प्रदेश, कौशंबी एक ज़िला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की भी मूर्ति लगी हुई है, एक शंकर जी का मंदिर है उसी में। और थर्सडे की बात है, किसी गुरुवार को उनके नरेंद्र मोदी जी की मूर्ति को डैमेज पाया गया। तब फिर क्या हुआ? एंड दस अतः बीजेपी लीडर ब्रजेंद्र नारायण मिश्रा, तो बीजेपी के नेता हैं कोई, यहाँ पे लीडर होना चाहिए, ए लगेगा। तो बीजेपी के नेता हैं ब्रजेंद्र नारायण मिश्रा, विच गॉट द स्टैचू इंस्टॉल्ड, जिन्होंने उस मूर्ति की स्थापना करवाई थी। तो जिन्होंने, यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन विच यूज़ किया गया है, किनके लिए यूज़ किया गया है? ब्रजेंद्र नारायण मिश्रा के लिए। तो विच यहाँ पे गलत यूज़ किया गया है। ब्रजेंद्र नारायण मिश्रा इज़ ए पर्सन, तो यहाँ पे विच की जगह पे होना चाहिए हु गॉट द स्टैचू इंस्टॉल्ड बिफोर द 2014 जनरल इलेक्शंस। 2014 के आम चुनाव के पहले उन्होंने उस मूर्ति को स्थापित करवाया था। उन्होंने क्या कहा? दैट दे आर प्लानिंग टू फाइल ए पुलिस कंप्लेंट। वे लोग योजना बना रहे हैं कि वे लोग ये पुलिस में इसकी शिकायत करेंगे। कंप्लेंट का मतलब शिकायत। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। काफ़ी लंबा सेंटेंस था, मीनिंग मैंने तुम्हें बताया, और बट उसमें एरर सिंपल था, सिंपल रिलेटिव प्रोनाउन में एरर था। व्यक्ति के लिए हम लोग हु यूज़ करते हैं, विच यूज़ नहीं करते। तो एरर किस पार्ट में देखने को मिला? एरर देखने को मिला पार्ट 3 में। सो द आंसर टू क्वेश्चन 22 इज 3। देन क्वेश्चन नंबर 23, हिज इंडस्ट्रियस नेचर। यहाँ पे एक अच्छा वर्ड यूज किया गया है, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का मतलब होता है उद्यमी। उद्यमी मीन्स मेहनती। इंडस्ट्रियल का मतलब औद्योगिक होता है, इंडस्ट्री से रिलेटेड, बट इंडस्ट्रियस मीन्स होता है हार्ड वर्किंग। उसका कड़ी मेहनत करने वाली उसकी जो प्रवृत्ति है। एंड काम टेम्परामेंट, और टेम्परामेंट भी एक अच्छा वर्ड है। टेम्परामेंट का मतलब होता है नेचर, प्रकृति के लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। और उसका शांत स्वभाव या शांत जो प्रकृति है, हैव इंडियर्ड हिम। यहाँ पे एक वर्ड है इंडियर्ड, ये डियर से बना है। डियर का मतलब प्रिय है, और प्रिय बनाना वहाँ पे हम लोग एज ए वर्ब यूज़ करते हैं इंडियर। इनकी ये जो दो क्वालिटी है, उसने उनको क्या किया? अपने साथियों के बीच में प्यारा बनाया। न सिर्फ साथियों के बीच में, बल्कि अपने सुपीरियर्स के बीच में भी, ऑफिस में जो बॉसेज हैं उनके बीच में भी उनको प्यारा बनाया। यहाँ पे देखते हैं क्या एरर हो सकता है। हिज इंडस्ट्रियस नेचर एंड काम टेम्परामेंट
have endeared him to his colleagues and one's superiors। यहाँ पर आप देखते हैं कि वंस यूज़ किया गया। वंस किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? वन के लिए। जबकि यहाँ पर किसके हिसाब से होना चाहिए? हिज के हिसाब से। हिज यहाँ पे सब्जेक्ट है ना, तो हिज के हिसाब से हम लोगों को डिसाइड करना होगा कि वंस यहाँ पे सही यूज़ किया गया है या नहीं। तो यहाँ पे ये गलत यूज़ किया गया है। इन प्लेस ऑफ वंस इट शुड बी हिज। वंस गलत है, हिज सुपीरियर्स अगर रहता तो सही रहता। तो एरर किस पार्ट में आया? एरर पार्ट 4 में आया। एंड सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन 23 इज 4। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, लगता है तो 23। सो 23 के बाद नाउ वी कम टू क्वेश्चन 24। देखते हैं, द सुपरवाइजर रेप्रीमांड। यहाँ पे एक वर्ड है रेप्रीमांड। रेप्रीमांड का मतलब होता है डांटना। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज में हम लोग रेप्रीमांड यूज़ करते हैं और डोमेस्टिक सेंस में हम लोग यूज़ करते हैं चाइल्ड। सो द सुपरवाइजर रेप्रीमांडेड द टाइपिस्ट whom he believed had made careless errors। यहाँ पे सुपरवाइजर था, उसने टाइपिस्ट लोगों को डांट पिलाई क्योंकि उसका मानना था कि इन्हीं लोगों ने, ये लोग केयरलेस गलतियाँ करते हैं, ध्यान नहीं देते और टाइपिंग में त्रुटियाँ करते हैं। तो कौन लोग एरर्स कौन लोग करते हैं ये देखना पड़ेगा। यहाँ पे इसको हम लोग इसको हाइड कर लेते हैं, इसको विद इन ब्रैकेट लिखते हैं। अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। द टाइप इज, उसके बाद यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन देखेंगे कि हुम होगा कि हु होगा। ये कैसे डिसाइड होगा? ये इसको ठीक से समझना। ये डिसाइड होगा, इसको आगे बढ़ के देखते हैं कहाँ पे पहुँचते हैं, हैड पे। अब तुम बताओ कि हु हैड मेड सही होगा या whom had made सही होगा? whom had made। यहाँ पे वर्ब है, ये वर्ब है, वर्ब के पहले तो सब्जेक्ट आएगा ना, और जब सब्जेक्ट आएगा तो who सही है। whom चूंकि ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं, इसीलिए whom नहीं होगा। इसको ठीक से समझना। जो लोग असावधानी पूर्वक गलतियां करते हैं, तो जो लोग के लिए यहाँ पे हु एक करेक्ट वर्ड है। तो एरर किस पार्ट में है? एरर लाइज इन पार्ट 3 और आंसर इज ऑल्सो 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। विच मैटर्स मोस्ट इज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। क्या चीज़ माने रखती है? सेंटेंस का मीनिंग यही है, क्या माने रखती है। तो क्या के लिए विच सही नहीं है, पहले भी डिस्कशन हुआ है इस पर। क्या के लिए हम लोग व्हाट यूज़ करते हैं, तो विच गलत है। विच की जगह पे यहाँ पे व्हाट यूज़ कर देंगे, तब सेंटेंस सही हो जाएगा। सबसे अधिक क्या चीज़ माने रखती है, और वो है किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी उत्पाद की गुणवत्ता। एंड नॉट मियरली द कॉस्ट। और सिर्फ मियरली का मतलब ओनली होता है, सिर्फ कीमत से या कॉस्ट से फर्क नहीं पड़ता, ना ही उसके अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब कोई चीज़ दिखने में कैसी है या उसका आकार क्या है, इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो माने रखती है, वो है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या के लिए हम लोग यूज़ करेंगे व्हाट। एरर किस पार्ट में था? एरर पार्ट 1 में था और आंसर भी यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। द बॉय हु यू सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। यहाँ पर भी डिसाइड करना है कि हु होगा कि हुम होगा। ठीक है, कैसे डिसाइड करते हैं? वह लड़का जिसको तुम वहाँ देखे, उसने पिछले मैच में सर्वाधिक रन बनाया था। यहाँ पर भी वही काम करेंगे। द बॉय यू सी देयर, इसको हाइड कर लेंगे।
इसको कंसीडर नहीं करेंगे और तब यहाँ से सेंटेंस में आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे ये सेंटेंस हु से अगर शुरू किया जाए, यहाँ पे हु सही होगा या हुम सही होगा, यू डिसाइड फॉर योर सेल्फ, तुम लोग खुद इसको डिसाइड करो। आगे में क्या है, आगे में वर्ब है, तो वर्ब के हिसाब से हु सही होगा। यहाँ पे हुम अगर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे हु सही है, सो दिस इज ए केस ऑफ नो एरर, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। मेरा आंसर क्या होगा, मेरा यहाँ पे आंसर होगा 5। यहाँ पे अगर हम हुम लिखते तो गलत हो जाता। इज इट क्लियर? थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन एक बार अगर इस ट्रिक को समझ जाओगे तो फिर आगे गलती नहीं होगी। द बॉय हु मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। रिलेटिव प्रोनाउन हु शुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ हुम। तो उस हिसाब से इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 27। आउट ऑफ 30 वी हैव कम टू क्वेश्चन नंबर 27। 3-4 क्वेश्चंस और हैं डिस्कस करने के लिए। मेनी गुड्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड क्विकली विदाउट एनी रिगार्ड फॉर क्वालिटी। कई सामान ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी बनाए जाते हैं और उसमें क्वालिटी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। एंड एज कंज्यूमर्स वी मस्ट बी अवेयर ऑफ आवर राइट्स। और उपभोक्ता के रूप में हम लोगों को अपने अधिकारों के प्रति अवेयर का मतलब है सजग होना होगा। एंड द गवर्नमेंट शुड पेनलाइज देम हु इंडल्ज इन अनस्क्रूपुलस बिजनेस प्रैक्टिसेस। यही वर्ड आ गया, खराब के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं अनस्क्रूपुलस। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, इट शुड बी लाइक दिस। और सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को उन लोगों पे जुर्माना लगाना चाहिए जो इस तरह के गंदे बिजनेस प्रैक्टिस में अपने को इंडल्ज करते हैं, अपने को लिप्त करते हैं। दिस इज ए ब्यूटीफुल क्वेश्चन और इसमें एरर खोज पाना बहुत ही मुश्किल है। तुम एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, इसमें कोई एरर तुमको नहीं दिखेगा। बट अगर ये वाला वर्ड ध्यान में होगा, इंडल्ज एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाले में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट में कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है। इंडल्ज के बाद भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगना चाहिए। किसके हिसाब से लगना चाहिए? उन लोगों के हिसाब से, देम के हिसाब से। कौन लोग? जो अनस्क्रूपलस बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं। शुड पेनलाइज देम हु इंडल्ज। देम के हिसाब से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा? इट शुड बी लाइक दिस। Who indulge themselves in unscrupulous business practices। ये एक बैंक पीओ में आया हुआ एक बेहतरीन क्वेश्चन था जिसमें कि एरर इंडल्ज के बाद है। सो द आंसर इज 4। देन क्वेश्चन नंबर 28। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर सेड, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देयर वॉज एज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ हेल्थ पर्सनल इन रूरल एरियाज हु नीडेड टू बी एड्रेस्ड अर्जेंटली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों, हेल्थ पर्सनल के लिए, यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है पर्सनल। कर्मी के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं पर्सनल। कर्मी मीन्स कर्मचारी। एक और वर्ड होता है पर्सनल। पर्सनल मीन्स होता है व्यक्तिगत। ये मेरा पर्सनल मामला है, सो यू काइंडली डोंट इंटरफेयर। लेकिन यहाँ पे कर्मी के सेंस में यूज किया गया है। तो स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। उन्होंने एक समस्या के तरफ इशारा किया और समस्या को हल करने के लिए काम करना, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं एड्रेस। तो किस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है? समस्या को ना। समस्या के लिए यहाँ पे हु जो यूज किया गया है ये गलत है। इन प्लेस ऑफ हु इट शुड बी विच नीडेड।
विच किसके लिए यूज़ किया गया है, जो शॉर्टेज है लोगों की, शॉर्टेज का मतलब कमी, नॉन लिविंग है तो इसीलिए इसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे विच। इसको ठीक से देखो, समस्या किस चीज़ की है, शॉर्टेज ऑफ हेल्थ पर्सनल। शॉर्टेज के लिए हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो विच यूज़ करना चाहिए, ना कि हु। सेंटेंस में हु लिखा गया है जो कि गलत है, सो द आंसर इज 4। इसमें हु की जगह पे विच होगा। सो दिस इज द एरर। Then we come to the second last question of today's session. These companies have been asked to furnish their financial details and information about its board members. यहाँ पे नाउन क्या है, सब्जेक्ट के रूप में कंपनीज यूज़ किया गया है, ये प्लूरल है। तो हम जानते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट अगर है तो आने वाला वर्ब प्लूरल होगा, साथ ही साथ आने वाले प्रोनाउंस या अगर एडजेक्टिव्स भी हैं प्रोनाउन से रिलेटेड तो वो भी प्लूरल होंगे। यहाँ पे देखो कुछ ये कंपनियां हैं जिनको कि कहा गया है कि अपने वित्तीय विवरण को सबमिट कीजिए और साथ ही साथ अपने बोर्ड मेंबर्स की सूचनाएं भी सबमिट कीजिए या जमा कीजिए। ठीक है, फर्निश का मतलब सबमिट करना होता है। तो यहाँ पे देखो दियर सही यूज़ किया गया है। कंपनीज के हिसाब से यहाँ पे जो पॉजेसिव एडजेक्टिव दियर है वो सही है, और यहाँ पर फिर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स यूज़ किया गया है कंपनीज के हिसाब से ही। तो यहाँ पे इट्स सिंगुलर है ना, तो ये गलत होगा। इन प्लेस ऑफ इट्स इट शुड बी दियर। जैसे यहाँ पे दियर है उसी तरह से यहाँ पर भी दियर होगा। तो एरर किस पार्ट में देखने को मिला, एरर देखने को मिला पार्ट 4 में, राइट। Then we come to the last question. The bank has designated an executive whom will guide customers during online transactions. बैंक ने एक एग्जीक्यूटिव को नामित किया है। डेजिग्नेट का मतलब होता है नामित करना, किसी काम को करने के लिए। ऑफिस में हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो उसने एक एग्जीक्यूटिव को, काम करने वाले एक कर्मचारी को डेजिग्नेट किया है जो क्या करेगा, जो अपने कस्टमर्स को गाइड करेगा कि हम लोग कैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हैं। ट्रांजैक्शन का हिंदी होता है लेन देन। ये बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन अचानक अगर इसका हिंदी पूछ दिया जाए तो फिर हम लोग के दिमाग में नहीं आता, इसीलिए लिख दिया यहाँ पे। ऑनलाइन के द्वारा जो लेन देन होता है उसके बारे में बताने के लिए बैंक ने एक एग्जीक्यूटिव को नामित किया है। अब देखते हैं कि इसमें एरर कहाँ पे है। यहाँ पे डिसाइड करना पड़ेगा फिर whom और who के बीच में कि दोनों में से कौन सही होगा। अब तुम ही बताओ, who will guide, ये एक सेंटेंस अगर है who will guide और यहाँ पे हम लिख दे whom will guide, तो क्या will guide क्या है, will guide वर्ब है ना, तो वर्ब के बाद नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन आएगा सब्जेक्ट के रूप में। तो डेफिनेटली यहाँ पे who सही होगा, और अगर हम लोग whom यूज़ करते हैं तो ये गलत है। तो इसीलिए यहाँ पे whom गलत है, और who अगर हम इसमें पुट कर देते हैं देन दिस सेंटेंस बिकम्स ग्रामेटिकली करेक्ट। तो ये था एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन नंबर 38 का, जिसका आंसर आया 3। With this we come to the end of discussing these errors part of pronoun. 2 सेशन हम लोगों ने इस पर पूरे डिटेल में डिस्कस किया, अंडर विच वी डिस्कस्ड 60 क्वेश्चंस। अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस थे, अलग अलग एग्जाम से पूछे गए थे, अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन थे। और आई बिलीव, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोनाउन से रिलेटेड तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी और भी क्वेश्चंस हैं, बट दोज क्वेश्चंस विल बी डन इन सेपरेट सेशंस, और उसके लिए तुम लोगों को इन्फॉर्म किया जाएगा। यू विल बी नोटिफाइड फॉर दो सेशंस। बट हो सकता है कि वो जो सेशंस होंगे अब जो और भी हायर लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे प्रोनाउन से रिलेटेड, या और अच्छे स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस होंगे, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, वो तुम्हें BSc कोचिंग के ऐप पर
अवेलेबल हो पाएंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड और तुम लोगों को उसी हिसाब से नोटिफाई किया जाएगा। हम लोग नए सेशन में नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर of yourself and your family members. Thank you.